नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जैव प्रक्रम वाले अध्याय से लिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को देखने का उद्देश्य ये है कि आपको एक आइडिया लग सके कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और जब आपको पता होगा कि सवाल किस तरह के आ सकते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। और इसीलिए इस वीडियो का नाम है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, आवनिक गतियां जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी प्रक्रम होते हैं उन सभी के लिए आवनिक गतियां जरूरी होती हैं। हमारे शरीर की मरम्मत के लिए या फिर उसे ऊर्जा देने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए हमें आवनिक गतियों की जरूरत होती है और इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें उत्तर भी कुछ इसी तरह का लिखना है। सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है कि जो सजीव होते हैं वो एक सुसंगठित संरचना होती है और समय के साथ साथ ये विघटित होने लगते हैं और इसीलिए जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए और इसीलिए जो आवनिक गतियां होती हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है, यह विवाद क्यों है कि विषाणु जीवित है या फिर नहीं है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि विषाणु कोई सी भी आवनिक गतियां नहीं दर्शाता और इसलिए हम उन्हें सजीव नहीं मान सकते, परंतु जब वो किसी कोशिका को संक्रमित करता है तब वह आवनिक गतियां दिखाता है, तो अब उस समय वो जीवित माना जा सकता है और इसीलिए यह विवाद है। तो हम इसे कुछ इस तरह से ही इसका उत्तर लिखेंगे। आमतौर पर विषाणु को निर्जीव माना जाता है। अब यहाँ पर हमने लिखा है आमतौर, क्योंकि विषाणु निर्जीव नहीं होते। हम उन्हें निर्जीव मानते हैं क्योंकि वो आमतौर पर कोई से भी आवनिक गति को नहीं दर्शाता। अब वे इस अर्थ में जीवित हैं कि वे कार्बनिक पदार्थ हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे बाकी जीव कार्बन से बने होते हैं, उसी तरीके से जो विषाणु होते हैं वो भी कार्बन से बने होते हैं। तो इस अर्थ में तो वो जीवित हैं, लेकिन इस अर्थ में नहीं कि वे एक स्वतंत्र जीवित चीजें हैं, बिकॉज वो कोई सी भी आवनिक गति को नहीं दर्शाते और इसलिए वो सजीव नहीं माने जा सकते। होस्ट कोशिका के बाहर वे कार्य नहीं कर सकते। अब होस्ट कोशिका का मतलब होता है वो कोशिका जिसपे जो हमारा विषाणु है वो कब्जा कर चुका है। अब जब वो ऐसा करता है तब वह आवनिक गतियां शो करता है, परंतु जब वह ऐसा नहीं करता, जब वह अकेला होता है तो वो कोई सी भी आवनिक गतियां नहीं दर्शाता। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि होस्ट कोशिका के बाहर जो विषाणु है वो कार्य नहीं कर सकता। अब वास्तव में विषाणु के अंदर आवनिक गति तो नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते और इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में विषाणु जो है वो सजीव है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, पोषण क्या होता है। अब हम जानते हैं कि यह चार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जैव प्रक्रमों में से एक है। तो इसका उत्तर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में भी हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बता दिया कि हमें आवश्यकता किन किन चीजों की होती है। पहले तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, दूसरा वृद्धि, विकास और प्रोटीन संश्लेषण के लिए हमें बाहर से कुछ पदार्थ चाहिए। तो इसलिए जीवों के शरीर से बाहर से ऊर्जा के एक स्रोत, जिसे हम भोजन कहते हैं, को स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया होती है जिसे पोषण कहा जाता है। तो यहाँ हमने ये बताया कि हमें बाहर से कुछ चीजें चाहिए थी, तो शरीर के बाहर से उन ऊर्जा के स्रोतों को शरीर के अंदर स्थानांतरित करना ही पोषण कहलाता है। और यहाँ पर जो ये ऊर्जा के स्रोत हैं, इन्हें हम भोजन का नाम देते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने भोजन के पास जाता है, उसे चारों तरफ से घेरता है और उसके बाद उसे खा जाता है। तो हमें कुछ यही लिखना है। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। अब क्योंकि ऐसे सवाल जो हैं वहां पर डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, तो इसीलिए डायग्राम बना देने चाहिए। तो आप कुछ इस तरह के 4 डायग्राम बना सकते हैं जहां पर आप दिखा सकते हैं कि भोजन क्या है, उत्पाद कहाँ पर है और भोजन को खाद्य वृत्तिका में कैसे खाया गया है। इससे जो आपको नंबर मिलेंगे वो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम बनाने के बाद आप सवाल को ये लिख सकते हैं कि यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य वृत्तिका बनाता है। अब खाद्य वृत्तिका क्या होता है, ये दरअसल जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसको चारों तरफ से घेरा हुआ एक गोला होता है जिसे अमीबा ने बनाया होता है। खाद्य वृत्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं और इस तरीके से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, क्षुद्रांत के माध्यम से भोजन के अवशोषण की व्याख्या करें। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। क्षुद्रांत पूर्ण पाचन का स्थल है। अब ये बात तो हम जानते हैं कि जितना भी पाचन होना होता है वो क्षुद्रांत तक हो चुका होता है। आगे हम लिख सकते हैं कि क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं और ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल बढ़ने से जो अवशोषण की दर है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आप दीर्घरोम का क्या काम होता है वो बता सकते हैं कि दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप दीर्घरोम की एक डायग्राम को भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है क्षुद्रांत और क्षुद्रांत में दीर्घरोम को दिखाया गया है। अब इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि किसका पाचन किस रूप में होता है। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं कि वसा का पाचन होता है वसा अम्ल में, प्रोटीन का पाचन होता है अमीनो अम्ल में और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ग्लूकोज में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल और खनिज वहन के बारे में बताएं। तो अब हम जानते हैं कि पौधों में जल और खनिज वहन होता है जाइलम की मदद से। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है जाइलम के बारे में बताने के लिए। तो हम पहले लिखेंगे, जाइलम उत्तकों की मदद से पौधों में पानी और खनिज का प्रवाहन किया जाता है। पानी जड़ कोशिकाओं में प्रवेश करता है और पानी के एक स्तंभ का निर्माण करता है जो पानी को ऊपर की ओर धकेलता है। इसके अलावा रंध्र के माध्यम से पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन यानी कि पानी का जो उत्सर्जन होता है उसकी वजह से भी पानी ऊपर की ओर खींचता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो जल और खनिज को अपनी पत्तियों तक पहुंचा पाते हैं। तो ये थे कुछ सवाल जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सवालों की और ऐसे और सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपके एग्जाम में और अच्छे नंबर आ सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।